नमस्कार साथियों, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल। ये तो सबको ही पता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज स्पीच दिया है और सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर है, जहां पर लाल किले की प्राचीर से जमकर बोले भारत के प्रधानमंत्री। और दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आया है कि पहले उनका जो स्पीच था सबसे बड़ा यानी 98 मिनट का स्पीच था और इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और रिकॉर्ड तोड़ते हुए 104 मिनट का स्पीच दिया है। यानी करीब करीब आप कह सकते हैं कि 2 घंटे पीएम मोदी बोले हैं। लेकिन इस 2 घंटे के स्पीच में क्या कुछ बोले, 2 घंटे का भाषण सुनने को आपको जरूरत नहीं है। मैं आप लेकर आई हूँ आपके लिए 10 पॉइंट में बड़ी बड़ी बातें कि आखिर पीएम मोदी ने 2 घंटे करीब क्या बोला है, उसमें क्या कुछ कहा है, क्या बड़ी बातें थी, क्या अहम बातें थी। बताने के लिए मैं आपके सामने मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने देश दुनिया की राजनीति से लेकर के भारत के हर टॉपिक पर बातचीत की है। मैं वो पॉइंट एक एक पॉइंट समझाऊंगी और उसके मायने भी समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको हिंट दे देती हूँ। ट्रंप पर बोला है, चाइना पर बोला है, घुसपैठ पर बोला है, पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार गीदड़ भपके आते हैं उसको लेकर बोला है, देश के अंदर जो भी भाषा विवाद चल रहा है उसको लेकर बोला है। और इतना ही नहीं, रोजगार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। जो लगभग विपक्ष अक्सर कहता है कि प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करते, उसकी बात कर रहे थे। युवाओं के प्रधानमंत्री ने बात की है। इसके अलावा आरएसएस को लेकर भी बात की है। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आरएसएस को लेकर के लाल किले की प्राचीर से बोलना यह अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि जो आरएसएस पर तमाम विपक्षी पार्टियां उस पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती हैं। इसके अलावा फाइटर जेट की प्रधानमंत्री ने बात की है, जीएसटी की बात की है प्रधानमंत्री ने, और ओबीसी की बात की है। और एक इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि वह सरकार के मुखिया हैं और उन्होंने सरकारी फाइलों को लेकर के भी तंज भी कस दिया है कि लगातार सरकारी फाइलें अटकी रहती हैं। अब एक एक करके मैं मेरी ऑडियंस को बताती हूँ और सबसे पहले बताती हूँ जो पूरी दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है, टेरिफ। अमेरिका जो पूरी दुनिया पर टेरिफ थोप रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अब ट्रंप को उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया है और कहा दिया कि किस कोई को भी कीमत हम चुकाने को तैयार हैं, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों, डेयरी किसानों, मछुआरों से संबंधित किसी भी प्रतिकूल मामलों में मोदी दीवार की तरह खड़ा है। भारत ऐसे किसी भी नीति को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के खिलाफ हो। मैं उन लोगों के खिलाफ दीवार की तरह खड़ा हूं जो ऐसे भी किसी भी प्रकार की नीति को थोपने की कोशिश करेंगे। यह सीधे तौर पर ट्रंप को चेतावनी थी, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत के इन सेक्टरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और एफटीए डील को लेकर के यह दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से वे लगातार ट्रंप टेरिफ के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि मोदी दीवार की तरह खड़ा है। भारत दीवार की तरह खड़ा है और किसी भी घुसपैठ को, किसी भी तरह की धमकी से भारत डरने वाला नहीं है और अपने किसानों के साथ, मछुआरों के साथ, डेयरी किसानों के साथ खड़ा है। और दिलचस्प तब भी हो जाता है जहां यह बयान प्रधानमंत्री मोदी जी का आता है। इसमें करीब 12 से 14 घंटे पहले अमेरिका की तरफ से यह भी धमकी दी गई कि अगर पुतिन और ट्रंप की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो इसके कुछ प्रभाव हैं जो वह भारत पर भी पड़ सकते हैं। तो ये भी चेतावनी, एक तरीके से धमकी जो है अमेरिका की तरफ से लगातार दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत का रुख है वो इस मामले में अड़ियल है।
तो ये कहा गया है। तो ऐसे में पीएम मोदी का ये साफ कर देना, मतलब लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें यही है कि भारत ने साफ कर दिया है और एक ऐसी जगह से साफ किया है जहां से पूरा हिंदुस्तान जो है ना सिर्फ सुनता है, बल्कि वहां से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है कि लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं हिंदुस्तान जो है ये भारत है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो यहाँ पर सीना तान के खड़ा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार धमकियां आती हैं न्यूक्लियर को लेकर के, उसको लेकर के अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है। आसिम मुनीर अभी पिछले दिनों अमेरिका गए थे, वहां से उन्होंने भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी। जो प्रधानमंत्री ने कहा न्यूक्लियर की धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, आगे अगर दुश्मनों ने यह जारी रखा तो सेना को भी तय करेंगे, हम अमल में लाकर छोड़ेंगे। मतलब साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान और उसके आतंकी देश ने घुसने की कोशिश करते हैं तो सेना जो करना चाहेगी पूरी छूट है, और भारत आतंकियों और इस तरह के देश का नॉमिनेशन भी मिटाने की कोशिश करेगा। साथ ही यह भी क्लियर कर दिया है कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु की समझौता एक तरफ है और भारत से निकलने वाले पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है। प्रधानमंत्री ने ये देश को आगाह किया है, साथ ही कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और कहा कि देश के किसानों ने नुकसान सहा है, देश के पानी पर सिर्फ हिंदुस्तान के किसानों का हक है, आतंक को और उसे पालने पोसने वालों को हम अलग अलग नहीं मानेंगे। साथ ही मतलब आप समझिए सिमिलरिटी कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि आप अगर आतंकी को पाल रहे हैं तो मतलब आप भी आतंकी हैं। उन्होंने कहा हम अलग नहीं मानेंगे, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा कहता है नहीं वो आतंकी अलग हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे दो टूक में कह दिया है कि अगर आप आतंकियों को पाल रहे हैं तो आप भी आतंकी हैं, हम अलग नहीं मानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मतलब पाकिस्तान में हमने इतनी तबाही मचाई, अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और पाकिस्तान में अब मतलब डेली अपडेट इसमें आ रहा है कि अच्छा यहाँ भी तबाह हो गया था, वहाँ भी तबाह हो गया था, फाइटर जेट तबाह हो गए थे, उनके एयरबेस तबाह हो गए थे। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे दुश्मन देश के अंदर कई 100 किलोमीटर घुस करके उनके आतंकी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमने जो दुश्मन देश है उसके अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस करके हमने आतंकी कैंप और हेड क्वार्टर को हमने खंडर बना दिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र भी सुदर्शन पे ही आना चाहता था, और ये भी पाकिस्तान पर उन्होंने बोला है। यह ऐसे दौर में बोला है सिंधु जल समझौते को लेकर, जब पाकिस्तान से यह धमकी दी गई थी कि अगर डैम बनाया भारत ने, मुनी ने कहा था ये अमेरिका में बैठ के कि अगर भारत ने डैम बनाया तो 100 मिसाइलों से हम उस डैम को पारित कर देंगे, ये मुनीर का बयान था। तो जब 10 मिसाइलें मारने की बात होती है, मुनीर अमेरिका में बैठकर जब ये कहते हैं कि वो परमाणु हमला कर देंगे जिससे आधी दुनिया जो है वो संकट में आ जाएगी, तो उनके इस बयान के बीच में जरूरी हो जाता है सुरक्षा। हम कि अगर 10 मिसाइलें मारने की बात पाकिस्तान कह रहा है तो भारत इससे अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? तो इसके अलग आगे उन्होंने और भी कहा, सुदर्शन पर बोला जो ये धमकियां दे रहे थे मिसाइलों वाला, दुनिया ने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये बहुत सारी मिसाइलें पठानकोट पर छोड़ रहे थे, यहाँ छोड़ रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया। मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया। उस समय कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्र खड़ा था, और ऐसा चक्र कि पाकिस्तान के एक भी मिसाइल भारत के अंदर तो छोड़िए, उन्हीं के एरिया में उनको मार के गिरा दिया गया। और सुदर्शन चक्र पर सुदर्शन चक्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने
करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह एक पावरफुल वेपर सिस्टम होगा, दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज करेगा मगर कई गुना ज्यादा दुश्मन को हिट बैक करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में उसे आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब 2035 तक इसका उन्होंने टारगेट भी रख लिया है। उन्होंने कहा यह पूरी तरीके से आधुनिक होगा, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सब देश में ही होगा, यानी मेक इन इंडिया की बात होगी। जब आप पूरी दुनिया में तमाम भारत को जब धमकी आती है, खासकर अमेरिका जैसे तमाम देशों की तरफ से, तो भारत मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहा है और सुदर्शन का जो पूरा मामला तैयार होगा वो भारत के अंदर तैयार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगाकर विकसित किया जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान अभी सिर्फ मिसाइलों तक सोच रहा है तो भारत उससे आगे का सोच रहा है। पाकिस्तान अब अगर ये सोच रहा है कि हम मिसाइलें भारत पर दाग देंगे, तो मिसाइलें उन्होंने दागने की तो कोशिश की, बहुत सारी मिसाइलें दागने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी मिसाइलों का हस्तर देखा। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सुदर्शन चक्र के द्वारा टारगेटेड प्रिसाइज विकसित करने में हम आगे बढ़ेंगे। तो सुदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें कही। घुसपैठ को लेकर उन्होंने ये बोला कि घुसपैठ क्योंकि एक बड़ी समस्या है, हम देश के अंदर भी देख रहे हैं तमाम, क्योंकि चुनाव के समय जब भी अभी एसआईआर का मुद्दा चल रहा है उस समय भी तमाम घुसपैठियों की चर्चा हो रही है कि कई जगह से निकल कर के सामने आए कि बांग्लादेश घुसपैठ उसमें एक बड़ा मुद्दा है और म्यांमार के भी घुसपैठी भारत में है। इसके अलावा नेपाल से भी आ जाते हैं, तो घुसपैठ और कहीं ना कहीं सीमा पर भी घुसपैठ की कोशिश होती है चीन के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा। तो घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। मतलब उन्होंने देश को आगाह किया है और उन्होंने कहा कि षड्यंत्र और सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं घुसपैठी। उन्होंने कहा कि मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, यह है घुसपैठी। मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि किस तरीके से घुसपैठ करने वाले ये लोग इस देश के युवाओं और बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा यह घुसपैठी आदिवासियों के घरों में घुसकर उनकी जमीन कब्जा कर रहे हैं, यह देश सहन नहीं करेगा। जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव आता है तब देश की सुरक्षा पर संकट आता है। यह सामाजिक तनाव के बीज वो देता है। कोई देश अपना देश दूसरों के हवाले नहीं कर सकता। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम ऐसा नहीं होने दें। और साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है लाल किले की प्राचीर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने वाले हैं। ये एक बड़ा ऐलान है क्योंकि अब प्रधानमंत्री की नजर घुसपैठियों पर है, क्योंकि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने चेताया है कि घुसपैठ के जरिए इस देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है और देश के अंदर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो घुसपैठ को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया और यह संदेश पश्चिम बंगाल के लिए भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल आने के बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। वो दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, हर जगह है ये घुसपैठिए फैलते हैं और उसके बाद वहां जाकर के इस देश के देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जॉब्स पर भी जो है वो, क्योंकि जॉब्स ऐसी चीज है जिस पर पूरे युवाओं की नजर रहती है, इस पर भी उन्होंने ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है जॉब को लेकर, खासकर ये विपक्ष उम्मीद भी नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि रोजगार दिलाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना की उन्होंने घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे 3 से 4 करोड़ युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। हालांकि अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि लोग कहेंगे 3 से 4 करोड़ सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं है,
क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा यही फोकस रहता होता है कि हम अगर अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं तो इसी देश के युवाओं को नौकरी मिले। तो उन्होंने कहा कि हम एक योजना ला रहे हैं, इसके लिए सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करेगी। इससे उम्मीद है कि 3 से 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा। और उन्होंने जॉब के बारे में जब बोलना शुरू किया था मन से, तो पहली जो लाइन थी वो यही थी कि देश के युवाओं के लिए खुशखबरी लाया हूं। अब बातें जो कई बार एक बात से दूसरी बात इंटरकनेक्टेड होती है, तो जब युवाओं के लिए खुशखबरी लाया हूं ये कहा, तो साथ ही उन्होंने जीएसटी पर भी बड़ी बात कही। जीएसटी पर कहा कि जीएसटी को लेकर देखिए, जब जीएसटी आया था 2016 में तब बहुत विवाद हुआ था। विपक्ष लगातार आरोप पे आरोप लगा रहा था, कोई उसे गब्बर टैक्स बता रहा था, कोई उसे लूटने वाला टैक्स बता रहा था, कोई कह रहा था कि यह सिर्फ लूटने की योजना है। तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम दिवाली में बड़ा सुधार करने वाले हैं, मतलब आने वाले 2, ढाई, 3 महीनों के अंदर ये बड़े सुधार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 8 सालों से जब ये लागू हुआ है हमने बहुत सरल करने की कोशिश की है। 8 साल बाद अब समय की मांग है कि हम इसका रिव्यू करें। तो ये रिव्यू होने जा रहा है और उसमें समीक्षा करेंगे। उस राज्यों के साथ उन्होंने कहा कि बैठकें भी हमारी चल रही हैं और आने वाले समय में इसमें बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो सभी राज्यों के साथ हम समन्वय स्थापित करके इस मसले पर आगे बढ़ेंगे और नए जीएसटी रिफॉर्म लाएंगे, जिससे हम अपने टैक्स की व्यवस्था में सुधार ला पाएं, जिससे आम जनता को राहत मिल पाए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सुविधा बनेगी, हमारे उद्योगों को लाभ मिलेगा। तो एक बड़ा संदेश उन्होंने दे दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को जीएसटी से समस्या थी। तो उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म करेंगे, अब वक्त आ चुका है कि हम इसके बारे में बैठें, सोचें और रणनीति बनाएं, और जिससे लोगों को सुविधा मिल जाए और साथ ही जीएसटी को सरलीकरण करके इसको अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने की भी एक कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से होने वाली है। कुछ एक क्रांतिकारी फैसले जो समझ लीजिए कि पाइपलाइन में है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिवाली जो है इस पर डबल दिवाली जो करने वाले हैं, दिवाली पर बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो नोटबंदी जैसे जो फैसले हुए तमाम और जो ऐतिहासिक फैसले हुए, इसी तरीके से एक फैसला जो है दिवाली तक एक्सपेक्टेड हो सकता है कि कुछ बड़ा हो दिवाली तक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फाइटर जेट की बात उन्होंने की है, साथ ही उन खनिजों को खोजने की भी बात की है जो अभी हमारे देश के समुद्रों में छिपे हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश के विकास में वहाँ के खनिज बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे चीन में रेयर अर्थ मिनरल पाए जाते हैं, उसकी वजह से अमेरिका दबाव बना रहा है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ने अब ऐलान किया है कि हम समुद्र मंथन की ओर से बढ़ने वाले हैं। यह हमारे वहाँ कॉन्सेप्ट भी है अध्यात्म में। तो अब समुद्र मंथन की ओर भारत बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डीप वाटर मिशन की शुरुआत होगी। समुद्र के अंदर जो गैस और तेल के भंडार छिपे हैं हम उन्हें खोजने, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन गगनयान की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ हम समुद्र के अंदर अपने खनिज खोजेंगे, तेल भंडार खोजेंगे, तो दूसरी तरफ हम अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्पेस सेक्टर में भी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही देश के युवाओं से उन्होंने आह्वान किया कि क्या हम अपने देश में फाइटर जेट नहीं बना सकते, क्योंकि आने वाले समय में या पहले भी युद्ध में निर्णायक भूमिका हमेशा वायुसेना निभाती है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि मैच जो है वो बैट्समैन बनाते हैं लेकिन जी बॉलर हैं, तो वैसे युद्ध होता है, युद्ध जो है वो थल सेना और नौसेना बनाती है, लेकिन जो वायुसेना है, तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस बात पर कोशिश करें कि हमारे लड़ाकू विमान अपनी होने चाहिए, इंजन अपने होने चाहिए, जिससे हम
देश के लिए और कुछ कर पाए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया और कहा कि हम मेक इन इंडिया को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि साथ ही आह्वान किया है कि ठीक है, आप अपने देश में फाइटर जेट बनाने की कोशिश करिए, अच्छा है। इसके अलावा आरएसएस को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा और शायद ये पहला मौका है जब आरएसएस के बारे में उन्होंने खुलकर बात कही, वो भी लाल किले की प्राचीर से। यह बड़ी बात है। आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो रहे हैं और आरएसएस के खिलाफ जितनी विपक्षी पार्टियां, आप कांग्रेस समेत किसी भी आप नाम ले लीजिए, लगातार आरएसएस पर वो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का आरोप लगाती है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाती हैं कि कई लोगों ने तो कई सारे जो नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, वो आरएसएस को आतंकवादी संगठन कह चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने आरएसएस की भूमिका की तारीफ की और उन्होंने कहा कि आज मैं गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस 100 साल से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल तक मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर संघ के लोगों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उन्होंने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आरएसएस पिछले 100 सालों से देश के विकास में अपना योगदान है वो दे रहा है और राष्ट्र की सेवा कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट फाइल्स के बारे में भी उन्होंने कहा है। हालांकि चीजें पहले से थोड़ी ही बेहतर हुई हैं, स्पीड अप हुई है ऑफिशियंस में जो काम होता है, खास तौर पे सरकारी दफ्तरों में, लेकिन अभी भी पीएम मोदी की नजर गवर्नमेंट फाइल्स पर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी पहली बार प्रधानमंत्री की, तब भी उन्होंने कहा कि हमें अपने काम के अंदाज में और तरीकों में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार फाइलों में ही नहीं होनी चाहिए, मतलब वो लोगों की फाइल में हम जो भी काम करें, ऐसा नहीं कि फाइलों में सिर्फ काम हो गया, यहाँ सड़कें बन गई, यहाँ हवाई एयरपोर्ट बन गए, यहाँ यह हो गई, यहाँ यह होगी, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा और संदेश भी दिया है। यह संदेश उन अफसरों के लिए भी था जो काम में लापरवाही करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए, सरकार लोगों की फाइल में होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की योजनाएं तो पहले भी आती थी, लेकिन हम सरकार की योजनाओं को जमीन पर लाते हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिया है कि हम ऐसी सरकार की जो योजनाओं को जमीन पर लाते हैं। उन्होंने कहा कोई हकदार छूटे नहीं, सरकार उनके घर तक जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहे। उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया, जैसे जन धन, आयुष्मान भारत, इन सारी योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही पीएम आवास का भी जिक्र किया, पीएम निधि का भी जिक्र किया। तो उन्होंने एक भरोसा भी दिलाया कि हमारी जितनी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं। भाषा विवाद फिलहाल के दिनों में काफी सुर्खियों में रहा, राजनीति भी इस पर काफी होती रही। दक्षिण भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, तो भाषा विवाद पर भी पीएम मोदी ने कुछ कहा, क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद से ही दक्षिण के राज्य खास करके लगातार हिंदी का विरोध कर रहे थे और मुहिम लंबा चला। बड़े बड़े नेता मतलब अपनी वो लामबंदी कर रहे थे और एक मुहिम छेड़ रहे थे, दक्षिण बनाम उत्तर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि हमारी संस्कृत की विविधता ही हमारी ताकत है। उन्होंने यह कहा कि आप भाषा के नाम पर लड़िए मत, बटिए मत, हमारी संस्कृति की जो विविधता है वही हमारी सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने कहा कि हम इस विविधता को सेलिब्रेट करने की आदत बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज कुंभ का भी जिक्र किया कि कहा कि भाई कैसे इतने विविध तरीके से लोगों ने जीवन को जिया, और साथ ही भाषाओं को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारा देश भाषाओं की विविधताओं से पुलकित है, इसलिए मैंने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मत यह है कि भाषाएं जितनी विकसित होंगी हमारा नॉलेज तो उतना ही बल मिलेगा। जब डाटा का जमाना है तो ये भाषाएं दुनिया को भी ताकत दे सकती है। हमारी सभी भाषाओं के लिए हर किसी को काम करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का यह क्लियर मैसेज है कि आप लैंग्वेज के नाम पर लड़िए मत, सारी भाषाओं का आप सम्मान करिए। जितनी आपके पास भाषाएं होती है आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। इसके अलावा एक और मुद्दा है ओबीसी।
ओबीसी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही, क्योंकि अब पिछले लंबे समय से 1.5-2-3 सालों में हमने ये देखा कि कांग्रेस की पॉलिटिकल ओबीसी और एससी एसटी की तरफ से ज़्यादा फोकस्ड रही है। तो प्रधानमंत्री ने मतलब एक तरीके से उस वर्ग को भी चुनावी राजनीति तरीके के लिहाज से साधने की कोशिश की है। ओबीसी के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ही निकट भविष्य में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जो 200वीं जयंती है वो आ रही है। हम उनकी जयंती पर समारोह शुरू करने जाने। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो भी मंत्र दिए हैं हम उससे वह हमारे लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पिछड़ों को प्राथमिकता को हर पिछड़े के जीवन में उतारना चाहते हैं। तो उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि हमारे लिए पिछड़े वर्ग है वो भी बहुत मायने रखते हैं। 2 घंटे के करीब भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही, जिसमें राजनीतिक लिहाज से जो भी पॉलिटिकल विजन है पार्टी के लिए उसको भी साधने की कोशिश की। नेशनल सिक्योरिटी जो एक मुद्दा है उसे भी साधने की कोशिश की। फ्यूचर को लेकर इंडिया का क्या प्लान हो सकता है इसे भी लेकर एक विजन देने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम कोशिशों को आप किस तरीके से सीखते हैं और पीएम मोदी का यह भाषण जो लाल किले की प्राचीर है इसे आप किस तरीके से आप देखते हैं? आपकी भी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय है वो जरूर देना। थैंक यू सो मच।